नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रोहिणी रुहिल है। आज की चर्चा का विषय है अर्बन हेल्थ, शहरीकरण और स्वास्थ्य। तो दोस्तों, पहला प्रश्न यह है कि शहर क्या है और शहर क्यों अस्तित्व में आए। तो जैसा कि हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखते हैं, जो पहले हमारा नोमैडिक हंटर गैदरर एंसेस्टर्स थे, एक नोमैडिक हंटर गैदरर सोसाइटी थी। फिर क्या हुआ, एक सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज का विकास हुआ। तो जब ये एग्रीकल्चर का जब विकास हुआ तो और जब ये सेटल्ड कम्युनिटीज बनने लगी तो समाज थोड़ा थोड़ा जटिल होता गया। तो उससे क्या हुआ कि एक व्यापार फलने फूलने लगा समुदायों के बीच में, और कुछ सेटल्ड कम्युनिटीज नदियों के किनारे, तटों के किनारे, है ना, परिवहन मार्ग विकसित होने लगे, परिवहन मार्गों के पास। तो यहाँ पे व्यापार के केंद्र बिंदु ये प्लेसेस बन गए। तो समय के साथ साथ ये जो व्यापार के केंद्र बिंदु थे ये यही शहरों में विकसित हुए। तो इस तरह से शहर जो है एक व्यापार का एक प्रतीक बन गया, और शहर जो है सत्ता और प्रशासन के केंद्र के रूप में उभरने लगे। मिडिएवल पीरियड के दौरान एक सत्ता और प्रशासन के केंद्र के रूप में उभरने लगे, और शहर सांस्कृतिक और सामाजिक संपर्क के केंद्र भी बने। तो मेनली इसमें क्या था, जब टेक्नोलॉजी आई और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने शहरों के विकास को जो है आधुनिक बना दिया, सुविधाजनक बना दिया। औद्योगिक क्रांति आई विशेष रूप से 19वीं और 20वीं शताब्दी में। तो तब शहरों का जो विस्तार है वो तेजी से हुआ। तो इस तरह से जो अर्बनाइजेशन को डिकेड्स आफ्टर डिकेड्स, सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज जो है एक गति मिली, अर्बनाइजेशन को एक बढ़ावा मिला। तो दोस्तों, यह कहना उचित होगा कि शहर लोगों के स्वास्थ्य की तुलना में जो कॉमर्स है, जो व्यापार है, उसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो शुरुआत से ही जैसे हमने देखा हिस्ट्री से ही, तो जो अर्बन प्लानिंग रही उसने आर्थिक विकास को ज्यादा प्राथमिकता दी, क्योंकि ये आर्थिक विकास के ही केंद्र बिंदु थे जो शहर थे। तो पब्लिक हेल्थ पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब उदाहरण के लिए जैसे ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन है, तो जो शहरों का डिजाइन किया गया वो ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रख के किया गया। तो वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं के केंद्र बन गए शहर। और जब पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल में वृद्धि हुई। सीडेंट्री लाइफस्टाइल से रेस्पिरेटरी हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एनसीडीज, ये सब जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए शहरों में। और फिर इसके अतिरिक्त शहरों में ग्रीन स्पेसेस की भी कमी होती है, तो उससे रिक्रिएशन एक्टिविटीज नहीं मिल पाती, शारीरिक गतिविधि, रिलैक्सेशन, ये सब अवसर नहीं मिल पाते। तो मानसिक स्वास्थ्य पे भी इसका असर पड़ता है। तो मेनली जो हमारे शहर की जो पॉलिसी है, जो अर्बन प्लानिंग है, जो नीतियां हैं, ये जो है औद्योगिक विकास, निर्माण परियोजनाएं और जो आर्थिक गतिविधि है इसका समर्थन करती हैं। तो इससे क्या होता है, पर्यावरण में गिरावट, प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी खतरे होते हैं। तो इस तरह से देखा गया कि जो आर्थिक गतिविधि के केंद्र बने शहर, तो आर्थिक लाभ की चाहत में क्या हुआ कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, जो पब्लिक हेल्थ है, वो निग्लेक्ट हो गया, वो उपेक्षा का कारण बन गया। अब दोस्तों, 1977 में 1977 में माइकल लिप्टन ने एक थ्योरी दी थी, एक अर्बन बायस थीसिस वो लेके आए थे। तो ये जो अर्बन बायस थीसिस है, ये मूल रूप से कहता है कि शहरों को आर्थिक विकास का अनफेयर शेयर मिलता है। जो
इकोनॉमिक एडवांटेज है वो शहरों को ज्यादा मिलता है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह जाते हैं। लेकिन एक ऐसा विचार भी है जो लिप्टन के कथन के विपरीत जाता है और उसे कहते हैं मिसलीडिंग अर्बन एडवांटेज। तो ये मिसलीडिंग अर्बन एडवांटेज पॉइंट आउट करता है कि भले ही शहरी जीवन में परसीव्ड बेनिफिट्स हों, लेकिन जो उसके अंडरलाइंग चैलेंजेस हैं, जो इनइक्वालिटीज हैं, उनको ये परसीव्ड बेनिफिट्स छिपा सकते हैं। मतलब कि वास्तव में शहरों में रहने वाले कुछ लोगों के लिए कोई अर्बन एडवांटेज है ही नहीं। यहाँ पे अर्बन स्लम को रेफर किया गया है कि जैसे बहुत बड़ी आबादी शहरों में स्लम्स में रहती है और उनको सब पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उनकी हाउसिंग कंडीशंस हो या उनका जो है फिजिकल एनवायरनमेंट हो, सेफ वाटर हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन फैसिलिटीज हो, वो सब उनको नहीं मिलती हैं। तो शहरों को जैसे कि देखा जाता है कि जितना भी आर्थिक लाभ हो रहा है, जो इकोनॉमिक एडवांटेज हो रहा है, वो शहरों के पास ही जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो बहुत बड़ी आबादी है शहरों की, वो वंचित रह जाती है किसी भी तरह के लाभ से, बल्कि उनकी जो लिविंग कंडीशंस होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों से भी ज्यादा बदतर होती है। तो कुछ काफी ऐसे लोग जो शहरों में रहते हैं, उनके लिए कोई अर्बन एडवांटेज नहीं है। तो WHO की एक रिपोर्ट थी और उसके अनुसार वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 900 मिलियन लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और ये जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, इन्हें स्वास्थ्य समस्याओं की दोहरी मार सहनी पड़ती है। ये जो शहरी गरीब है, इन्हें दोनों दुनियाओं का, अर्बन रूरल, उनका सबसे बुरा भुगतना पड़ता है। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, एनसीडीज हैं, उनके कारण होने वाली अधिकांश जो ग्लोबल डेथ्स हैं, वो एनसीडीज के कारण होने वाली ग्लोबल डेथ्स मेनली जो है शहरों में ही केंद्रित हैं। और इसके अलावा जो शहरी वातावरण है, वो इन्फेक्शंस के स्प्रेड के लिए अनुकूल आधार प्रदान करता है। और जैसे कि हमने कोविड-19 के दौरान देखा ही था कि जो शहरी क्षेत्र थे, उनमें हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, स्लम्स हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल ज्यादा है वहाँ, माइग्रेशन ज्यादा है वहाँ। तो उसने क्या किया था कोविड-19 के दौरान कि महानगरों को महामारी संचरण, एक पेंडेमिक ट्रांसमिशन का केंद्र बना दिया था। तो ये एक हमारी जो थ्योरी है, ये मिसलीडिंग अर्बन एडवांटेज की थ्योरी है कि जो वास्तव में जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उन्हें कोई भी अर्बन एडवांटेज नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों, शहरों में स्वास्थ्य असमानताएं, हेल्थ इनइक्विटीज अत्यधिक प्रचलित है। तो यूनिसेफ की एक 2012 की रिपोर्ट थी, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन नाम की वो रिपोर्ट थी 2012 की। तो उस यूनिसेफ की रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया है कि लाखों बच्चे अस्पताल के नजदीक रहते हैं, लेकिन अभी भी वो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से स्लम्स में रहने वाले लोग, गरीब बच्चे जो है, बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की बैक साइड्स पे ही जो है खेलते रहते हैं, वो बेचारे बीमार पड़ते हैं, पर बस आधा किलोमीटर की दूरी पे अस्पताल होता है, पर उनके पास पैसे ही नहीं होते कि वो अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकें। इसी तरह से एक 2015 की रिपोर्ट थी यूनिसेफ की, सेव द चिल्ड्रन रिपोर्ट। उसमें ऐसा कहा गया था कि मां बनने के लिए सबसे बुरी जगहों में से एक शहरी झुग्गी बस्ती है। वन ऑफ द वर्स्ट प्लेस टू बी अ मदर इज एन अर्बन स्लम। और 79 LMICs का एक जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, तो 79 ऐसी लो मिडिल इनकम कंट्रीज से डेटा कलेक्ट किया गया, उस डेटा का एनालिसिस किया गया। उससे
ये निकल के नतीजे सामने आए कि जो पुअरेस्ट फिफ्थ शहरी परिवार के बच्चे हैं, उनकी संभावना टू डाई बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे जो रिचेस्ट फिफ्थ घरों के बच्चे हैं, तो उनकी तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। मतलब जो पुअरेस्ट फिफ्थ परिवार हैं शहरों में, जो गरीब परिवार हैं, उनके जो बच्चों की ऐसे चांसेस कि वो अपना पहला जन्मदिन ना देख पाए, वो ज्यादा हैं, 2 गुना ज्यादा हैं एज कंपेयर की जो अमीर परिवार हैं शहरों में। तो इससे पता चलता है कि जो अर्बन एडवांटेज है उसमें लाखों लोग शामिल नहीं हैं। अब दोस्तों, कई ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्होंने शहरी स्वास्थ्य पर चर्चा करी, कार्रवाई को आकार दिया। तो शहरी स्वास्थ्य पर ध्यान केवल हेल्थ पॉलिसी और प्लानिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर विचार करने तक एक्सटेंडेड है कि जो शहरी वातावरण है वो स्वास्थ्य के सोशल डिटर्मिनेंट्स और शहरी आबादी की भलाई को कैसे प्रभावित करता है। मतलब कि जैसे हमने पहले पढ़ा, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ होते हैं, जो हमारी हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, वो हमारे वातावरण से प्रभावित होता है। तो जो शहर का वातावरण है, जो शहरी वातावरण है, वो कैसे प्रभावित करता है शहर में रहने वाले लोगों की हेल्थ को, इसको ध्यान में रखते हुए भी अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए, अर्बन पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो ये सब चर्चाएं हुई हैं वैश्विक स्तर पर, और ये चर्चाएं वैश्विक स्तर पर शहरी आबादी के सामने आने वाले कॉम्प्लेक्स जो हेल्थ चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए अर्बन प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में हेल्थ को शामिल किया जाए, ऐसे विचारों पे जो है डिस्कशन करती हैं। तो आइए इन सब चर्चाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, ह्यूमन सेटलमेंट्स पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे आमतौर पर हैबिटेट 1 के नाम से जाना जाता है, वो 31 मई से 11 जून तक 1976 में ये हुआ था और वैंकूवर कनाडा में आयोजित किया गया था। हैबिटेट 1 के नाम से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सम्मेलन हुई थी 1976 में वैंकूवर कनाडा में, जो कि पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो ह्यूमन सेटलमेंट्स के ऊपर थी। और ये पहला इंटरनेशनल अटेम्प्ट था जिसने अर्बनाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस किया था। एक पायनियरिंग इवेंट था ये, और यह सम्मेलन शहरी विकास और जो मानव बस्तियां हैं, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, उसके मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं में प्रायोरिटी देने के लिए सहायक था। और जब ये सम्मेलन का समापन हुआ तो 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को इसने अपनाया। 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो थे, आउटकम थे इस कॉन्फ्रेंस का। जो पहला था वो वैंकूवर डिक्लेरेशन था ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स, और दूसरा था हैबिटेट एजेंडा। अब दोस्तों, वैंकूवर डिक्लेरेशन में क्या था? वैंकूवर डिक्लेरेशन में जो तेजी से शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसे जो वैश्विक चुनौतियां आ रही हैं, और उसको डिस्कस करने के लिए और सस्टेनेबल अर्बन और रूरल एनवायरनमेंट को सुनिश्चित करने के लिए जो है कुछ उपायों पे विचार हुआ। और इसमें इन उपायों पे विचार हुआ कि सभी के लिए पर्याप्त आश्रय, मतलब प्रॉपर हैबिटेट, सबके लिए एडिक्वेट हैबिटेट जो है प्रदान किया जाए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके महत्व पे जोर दिया। और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में, इसकी आवश्यकता पे भी प्रकाश डाला। और जो हैबिटेट एजेंडा था, हैबिटेट एजेंडा एक एक्शन ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट था। उसमें था कि ह्यूमन सेटलमेंट्स की कंडीशंस में कैसे सुधार किया जाए, उनमें सुधार करने के लिए दिशा निर्देश इसने प्रदान किए।
और ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये लीगली बाइंडिंग नहीं थे, पर लीगली बाइंडिंग ना होने के बावजूद भी ये जो हैबिटेट एजेंडा है इसने अर्बन और ह्यूमन सेटलमेंट्स के जो मुद्दे हैं उसमें एक नया जोश भरा, एक नई इंसाइट्स प्रदान करी और एक कमिटमेंट निर्धारित की अर्बन ह्यूमन सेटलमेंट्स के प्रति। और जो ये हैबिटेट 1 कॉन्फ्रेंस थी ये यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स की स्थापना भी इसमें हुई थी। UNCHS, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, और इसको बाद में UN हैबिटेट के नाम से जाना गया। तो UN हैबिटेट की स्थापना भी इसी कॉन्फ्रेंस का एक नतीजा थी। तो ये जो बॉडी है ये क्या करती है, ये बॉडी सभी के लिए पर्याप्त शेल्टर का लक्ष्य रखती है और इसके साथ ही सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो ये हैबिटेट 1 जो कि पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसने अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस को डिस्कस किया और 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसके आउटकम थे, और UN हैबिटेट नाम की एक बॉडी भी इसी कॉन्फ्रेंस का आउटकम थी। तो लोगों दोस्तों अब दूसरा है हेल्दी सिटीज प्रोजेक्ट बाय WHO जो कि 1986 में ये बनाया गया हेल्दी सिटीज प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ ये भी अर्बन हेल्थ चैलेंजेस को डिस्कस करने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए लॉन्च हुआ। तो जो ये हेल्दी सिटीज प्रोजेक्ट था ये क्या करता है कि ये सिटीज को एनकरेज करता है कि वो हेल्थ प्रमोटिंग एनवायरनमेंट्स को डेवलप करें। एक इसकी हेल्दी सिटीज मूवमेंट है, और जो ये हेल्दी सिटीज मूवमेंट है इसके प्रिंसिपल्स क्या है, हेल्थ प्रमोशन इसका एक प्रिंसिपल है। और ये जो हेल्थ प्रमोशन का प्रिंसिपल है ये उस टाइम पे कहां से आया जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1986 में। उसी टाइम पे 1986 में ही WHO's ओटावा चार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन भी आया था। तो ये WHO's ओटावा चार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन से ही ये हेल्दी सिटीज का प्रिंसिपल लिया गया, हेल्थ प्रमोशन का प्रिंसिपल। अब ये जो चार्टर उस टाइम पे आया था इसने 5 की एक्शन एरियाज बताए थे हेल्थ प्रमोशन के लिए, 5 पिलर्स कहते हैं जिसे। तो वो क्या थे कि बिल्ड हेल्दी पब्लिक पॉलिसी, हमारी पॉलिसी ही ऐसी हो कि जो हेल्थ को प्रमोट करे। और फिर क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स कि हमारा जो सिटीज में या रूरल एरियाज में भी या कहीं भी जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, वो सपोर्टिव हो, हेल्थ को सपोर्ट करता हो। जो कम्युनिटी एक्शन है, जो हमारा सामुदायिक जो गतिविधियां हैं उसको स्ट्रेंथन किया जाए। पर्सनल स्किल्स कम्युनिटीज में, इंडिविजुअल्स में डेवलप की जाए। और जो हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज को रीओरिएंट किया जाए ताकि वो जो है हेल्थ प्रमोशन को अपनी सर्विसेज में इंक्लूड करें, प्राइमरी हेल्थ केयर को अपनी सर्विसेज में इंक्लूड करें। अब ये जो हेल्दी सिटीज प्रोजेक्ट था WHO का, इसमें भाग लेने वाले शहर जो है सबकी हर शहर की एक विशिष्ट परिस्थिति होती है, तो वो अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में एंगेज होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इस प्रोग्राम का, उसके जो चरण है उसका एक चरणों का एक सेट है, वो उसी सेट का पालन करते हैं। जैसे पहले वो नीड असेसमेंट करते हैं, हर शहर की अपनी एक विशिष्ट परिस्थिति होती है, अपनी एक स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो सिटी में नीड असेसमेंट करते हैं और उसी नीड असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। स्ट्रेटजी डेवलप हो जाती है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका पीरियोडिक इवैल्यूएशन होता है। तो अभी पिछले कुछ वर्षों में ये परियोजना जो है, ये हेल्दी सिटीज प्रोजेक्ट जो है, ये उल्लेखनीय रूप से विकसित हुई है। दुनिया भर के कई शहरों ने इस मॉडल को अपनाया है और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इसको अपनाया है। अब इन इनिशिएटिव्स का प्रभाव जो है वो अलग अलग होता है।
पर आमतौर पर शहरों में पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, अर्बन प्लानिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट, इन क्षेत्रों में जो है सुधार देखा गया है। अब दोस्तों, हैबिटेट 2, जिसे सिटी समिट के नाम से भी जाना जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित ये भी एक वैश्विक सम्मेलन था जो 3 से 14 जून ये 1996 में हुआ था। इस्तांबुल, तुर्की में ये आयोजित किया गया था। तो जो ये हैबिटेट 2 सम्मेलन था, इसमें अर्बन ग्रोथ और डेवलपमेंट इश्यूज को संबोधित किया गया था, वही अर्बन ग्रोथ और डेवलपमेंट के इश्यूज, और उसी के उद्देश्य से ये यूएन कॉन्फ्रेंसेस की सीरीज में दूसरा था। पहला हैबिटेट 1 था और अब ये हैबिटेट 2 था। तो जो पहला था वो 1976 में वैंकूवर कनाडा में आयोजित हुआ था, और ये जो दूसरा है ये इस्तांबुल में आयोजित हुआ था। तो वही हैबिटेट 1 ने जो फाउंडेशन सेट करी थी, उसी पे इसने फर्दर बिल्डअप किया। हैबिटेट 2 कॉन्फ्रेंस का जो मेजर आउटकम था वो था इस्तांबुल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स। अब ये जो इस्तांबुल डिक्लेरेशन थी ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स, इसने शहरी क्षेत्रों में मानव जीवन की गुणवत्ता के सुधार के लिए जो अपनी मेंबर स्टेट्स हैं, जो यूएन की मेंबर स्टेट्स हैं, उसकी कमिटमेंट को स्पष्ट किया कि जो आप सब कमिटेड हो कि आप जो अर्बन एरियाज में, सिटीज में, शहरों में जो ह्यूमन लाइफ है उसकी क्वालिटी में आपको सुधार करना है। तो इस घोषणा में मतलब इस घोषणा में कुछ आवश्यकताओं पर बल दिया गया। अब क्या वो आवश्यकताएं थी? एक तो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, फिर जो लोकल म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स है उसका सशक्तिकरण, फिर निर्णय लेने में जनता की भागीदारी का प्रोत्साहन, उसके बाद रिडक्शन ऑफ अर्बन पॉवर्टी थ्रू इंक्लूसिव इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज, की जो आपकी सोशल पॉलिसीज हैं वो इंक्लूसिव हो और उससे जो शहरों में जो गरीबी है उसमें कमी आए। तो अब ये डिक्लेरेशन के साथ साथ हैबिटेट एजेंडा को भी अपनाया गया, जिसने 100 से अधिक कमिटमेंट्स एंड स्ट्रेटजीज के साथ एक ग्लोबल एक्शन प्लान प्रदान किया। अब ये जो ग्लोबल एक्शन प्लान था, इस एजेंडे में जेंडर इक्वालिटी, इंप्रूवमेंट ऑफ अर्बन गवर्नेंस, रिडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट एमिशंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोनॉमिक फाउंडेशंस, तो ये सब इसके एजेंडा में इंक्लूडेड थे कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, अर्बन गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट देखी जाए, पोल्यूशन में कमी हो, इकोनॉमिक फाउंडेशन को स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये सब उपाय जो है इसमें निर्धारित किए गए। अब हैबिटेट 2 की जो लिगेसी है, इसको लोकल एक्शन और एम्पावरमेंट पे जोर देने में देखा जाता है। तो जिसने क्या है, दुनिया भर के शहरों को अपने डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरीज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसने ऐसे वातावरण को बढ़ावा दिया है जो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ का समर्थन करता है। तो ये हमारा हैबिटेट 2 जो सिटी समिट 1996 में इस्तांबुल में हुआ था, उसका मेन आउटकम जो मेन डॉक्यूमेंट था, हैबिटेट एजेंडा, तो उसने क्या फाउंडेशंस रखी, क्या अपने मेंबर स्टेट्स को कमिट करने के लिए कहा, तो उस पे ये चर्चा थी। फिर दोस्तों, अक्टूबर 2016 में क्विटो, इक्वाडोर में आयोजित हुई थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। इसको हैबिटेट 3 के नाम से जाना जाता है। इसमें भी न्यू अर्बन एजेंडा को अपनाया गया था, और यह एजेंडा संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित एक व्यापक 20 वर्षीय रोड मैप है। जो ये न्यू अर्बन एजेंडा है, ये 20 इयर्स का एक रोड मैप है। इसमें क्या ये आउटलाइन करता है, कुछ प्रिंसिपल्स आउटलाइन करता है प्लानिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए और अर्बन एरियाज की इंप्रूवमेंट के लिए। और ये न्यू अर्बन एजेंडा अर्बनाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं, जो शहरीकरण की चुनौतियां हैं, उसके प्रति हमें कैसे प्रतिक्रिया अपनी देनी है, उसका ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 एजेंडा का SDG 11 जो है सिटीज वाला, उससे ये मेल खाता है। इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल सिटीज का जो SDG 11 है, उससे ये हमारा न्यू अर्बन एजेंडा जो है मेल खाता है। तो ये हमारा हैबिटेट 3 जिसका आउटकम था न्यू अर्बन एजेंडा जो 2016 में। अब दोस्तों, WHO के गाइडलाइंस फॉर इंटीग्रेटिंग हेल्थ इन अर्बन एंड टेरिटोरियल प्लानिंग, ये दिशा निर्देश हैं कुछ WHO के जो WHO ने 2020 में दिए थे। ये एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क है, जो ये गाइडलाइंस हैं ये सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि हेल्थ कंसीडरेशंस जो हैं, विचार जो हैं हेल्थ कंसीडरेशंस, वो शहरी प्लानिंग और डेवलपमेंट में एम्बेडेड होने चाहिए। जो प्लानिंग करते हैं शहरों की, उसी प्लानिंग में ही ये एम्बेडेड होने चाहिए। तो ये जो दिशा निर्देश हैं, इनका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देना, हेल्थ इक्विटी को बढ़ावा देना, कल्याण, वेलबींग को बढ़ावा देना, फिर फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स को भी प्रभावित करके जो बीमारियां हैं उनको रोकना, बीमारियों की रोकथाम अर्बन प्लानिंग से और इन मेथड से कैसे की जा सकती है अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस को फेस करते हुए, उसके ये दिशा निर्देश हैं। और इसके प्रमुख पहलुओं में क्या शामिल है? इसके प्रमुख पहलुओं में शामिल है हमारा इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन, जो अंतर क्षेत्रीय सहयोग है। फिर हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट, स्वास्थ्य प्रभाव का मतलब आकलन करना, असेसमेंट करना उसकी। फिर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, सतत शहरी विकास जिसे कहते हैं। फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सामुदायिक पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट। फिर मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन की जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उसको समय समय पे उसको जांचना और परखना। और इस सब के लिए ये हमारे WHO के दिशा निर्देश हैं जो WHO ने 2020 में दिए थे, गाइडलाइंस फॉर इंटीग्रेटिंग हेल्थ इन अर्बन एंड टेरिटोरियल प्लानिंग। तो दोस्तों, अब कुछ प्रमुख समाधानों पे आ जाते हैं। तो पहला समाधान ये है कि सभी को सुरक्षित पानी और स्वच्छता प्रदान करना, और इसको मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है कि सबको सुरक्षित पानी और स्वच्छता का तो ह्यूमन राइट है ही है। तो इस संबंध में शहरी क्षेत्रों में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारी बहुत गाइडलाइंस हैं, WHO की भी गाइडलाइंस हैं। फिर अब जैसे ब्लॉक्ड ड्रेन्स हैं या जो रुका हुआ पानी है, वो मच्छरों और वेक्टरों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करता है। तो सैनिटेशन सर्विस चेन को विकसित करना, उसको फाइनेंस करना, मैनेज करना अच्छी तरह से, उसकी निरंतरता बनाए रखना, तो ये सब इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं। अब इन सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए एक कम्युनिटी लेवल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब ये जो कम्युनिटी लेवल कोऑर्डिनेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला समाधान अर्बन प्लानिंग और सिटी डिजाइन में स्वास्थ्य को इंटीग्रेट करना है कि जो अब दोस्तों, शहर का जो बुनियादी ढांचा है वो एक बार स्थापित हो जाता है तो फिर उसे बदलना मुश्किल होता है, लेकिन इसको कई चरणों में किया जा सकता है। जैसे कि कोपनहेगन डेनमार्क का जो एक शहर है, उसने पूरी तरह से एक नया रूप अपने आप को देने के लिए एक मल्टी डिकेड परियोजना शुरू की थी। तो इस तरह से हम जो है शहर का जो ढांचा है उसको एक मल्टी डिकेड प्रोजेक्ट के रूप में एक नया रूप जो है दे सकते हैं। फिर अगला महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शहरों को उम्र के अनुकूल बनाना, जो एल्डरली फ्रेंडली सिटीज जो है उनको डेवलप करना। कि अभी दुनिया जो है ज्यादा एल्डरली हो रही है और अधिक अर्बनाइज्ड हो रही है, और फिर भी जो दुनिया के अधिकांश शहर हैं वो युवा और जो कामकाजी आबादी है उसी के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिक एरियाज में कार्रवाई की जरूरत है। अब जैसे कि आउटडोर स्पेसेस होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन एल्डरली फ्रेंडली होनी चाहिए, इवन डिसेबल्ड फ्रेंडली भी होनी चाहिए।
सोशल पार्टिसिपेशन के लिए अनुकूल एनवायरनमेंट हो, फिर सिविक पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए अनुकूल एनवायरनमेंट हो, रिस्पेक्ट हो, सोशल इंक्लूजन हो। तो ये सब मेजर्स हैं। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एल्डरलीज को प्रॉपरली मिले, जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज हैं वो पर्याप्त हों, एल्डरली को असेसिबल हों। तो ये सब हैं कुछ सॉल्यूशंस जो इन ग्लोबल, जो ये वैश्विक चर्चाएं हैं, इसमें सामने रखे गए। तो अभी और कुछ सॉल्यूशंस में अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि रेजिलियंट शहरी वातावरण होना चाहिए। जो शहरों की योजना हमें बनानी है वो रेजिलियंट शहरी वातावरण के अकॉर्डिंग बनानी है। जो बढ़ते जलवायु परिवर्तन है, जैसे बाढ़, भूकंप, हीट वेव्स, ऐसी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनसे डील करने के लिए अनुकूल हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट हो, सोशल एनवायरनमेंट हो, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये बिल्ड और सोशल एनवायरनमेंट दोनों को ही प्रभावित करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हैं। अब अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण शहर आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होते हैं। तो ऐसे ही जैसे टोरंटो और पेरिस जैसे कुछ शहरों ने ग्रीन रूफ टॉप्स और सोलर पैनल रूफ्स के लिए नीतियां अपनाई हैं। अब अगला मुद्दा यह है कि तेजी से मोटराइज्ड शहरों में वायु प्रदूषण के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं का भी खतरा बढ़ रहा है। तो शहरों को डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स प्रदान करने की दिशा में काम करना चाहिए। बाइसिकल पाथवेज में निवेश किया जाना चाहिए और साइकिल सवारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। सड़क मार्गों को का ऐसा प्रबंधन किया जाना चाहिए। गति को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो आवासीय क्षेत्र है उसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है एक स्पीड लिमिट होनी चाहिए। फिर ट्रैफिक कामिंग डिवाइसेस बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे गोल चक्कर है, चौराहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, क्रॉस वॉक्स है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सेफ स्कूल जोन्स को सुनिश्चित करना, जिन्हें की विकासशील देशों में बड़े पैमाने पे नजरअंदाज किया जाता है। इवन मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो वहाँ इतना ट्रैफिक बाहर होता है, और मतलब एक सेफ स्कूल जोन स्कूल के चारों तरफ होता ही नहीं है, बल्कि स्कूल में ज्यादा ट्रैफिक होता है बाकी जगहों के मुकाबले में स्कूल के आसपास। अब दोस्तों कई ग्लोबल केस स्टडीज हैं जिन्होंने शहरी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सफल रणनीतियों और इंटरवेंशंस का जो है वो उदाहरण देती हैं। तो कुछ ऐसी केस स्टडीज जिनकी पॉलिसीज ऐसी हैं या जिन्होंने ऐसी इंटरवेंशंस अपनाई हैं जिससे अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस से निपटने में सहायता मिले, ऐसी केस स्टडीज आइए कुछ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये पहली केस स्टडी है हमारी, कोपनहेगन, द वर्ल्ड्स बेस्ट बाइसिकल सिटी। अब कोपनहेगन को अक्सर दुनिया के सबसे साइकिल अनुकूल शहरों में से एक के रूप में साइट किया जाता है। जो ये कोपनहेगन शहर है, यहाँ पे व्यापक साइकिल लेन है, हरे भरे स्थान है। तो ये शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं, एक स्वस्थ शहरी वातावरण को इससे बढ़ावा मिलता है। अब कुछ प्रमुख पहलू हैं जो कोपनहेगन की में कुछ इस बाइसिकल इसमें। तो पहला तो यह है कि कोपनहेगन में 400 किलोमीटर से अधिक डेजिग्नेटेड बाइक लेन्स हैं। और ये जो बाइक लेन्स हैं ये सिर्फ एक सड़क पे चित्रित रेखाएं ही नहीं है, ये फिजिकली सेपरेटेड हैं कार ट्रैफिक से, कार यातायात से ये अलग होते हैं। तो साइकिल चालकों की को जो है इससे एक सुरक्षित वातावरण उन्हें मिलता है। फिर जो कोपनहेगन में साइकिल चलाना है ये इनकी संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। यहाँ पे सभी उम्र और सभी सामाजिक समूहों के लिए
ये परिवहन का एक सामान्य साधन है साइकिल चलाना। एक यहाँ मजबूत साइकिल संस्कृति है। और जो शहर की सरकार है उसने ऐसी नीतियां लागू की हैं जो साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करती हैं। और जो यातायात के कानून हैं वो भी साइकिल चालकों को प्राथमिकता देते हैं। जो अर्बन प्लानिंग है उसमें साइकिलिंग को इंटीग्रेट किया गया है। साइकिल चालकों के लिए सुविधाएं हैं, जैसे कि बाइक पार्किंग है, और बाइक के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक लाइट है। शहर के चारों ओर एयर पंप्स हैं, शामिल हैं। और जो ये साइकिलिंग है ये सुरक्षा को ध्यान में रख के इसे डिजाइन किया गया है। दुर्घटनाएं जो हैं वो कम होती हैं। तो यह सुरक्षा रिकॉर्ड जो है इस सुरक्षा की वजह से लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो सुरक्षित महसूस करते हैं साइकिल चलाने में। अब सस्टेनेबिलिटी पे जोर देने के साथ साथ इससे क्या होता है कि कार्बन उत्सर्जन जो है, कार्बन एमिशन भी कम होता है। जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, उससे निपटने में मदद मिलती है। तो इस तरह से ये जो एक उपयोगी हमारी केस स्टडी है कोपेनहेगन की। फिर दोस्तों बार्सिलोना की बाइसिंग योजना है। बार्सिलोना स्पेन में एक सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम है। तो परिवहन के सामान्य साधन के रूप में यहाँ पे भी साइकिल को बढ़ावा देने के लिए एक बाइसिंग योजना की 2007 में शुरुआत हुई थी। इसमें क्या है कि पूरे शहर में ऑटोमेटेड स्टेशंस का एक नेटवर्क है और वो एक ऐप के माध्यम से संचालित किया जाता है, एक नेटवर्क से संचालित होता है। तो यूजर्स कहीं से भी साइकिल उठा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। साइकिलें जो हैं छोटी यात्राओं के लिए डिजाइन की गई हैं। ग्राहक जो है वो स्मार्ट कार्ड या मोबाइल ऐप से इसका उपयोग कर सकते हैं। पहले 30 मिनट जो है वो निशुल्क होते हैं। इससे इसको और एनकरेजमेंट मिलती है साइकिलिंग को। और जो बार्सिलोना की जो नगर परिषद है वो साइकिल सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यहाँ पे नए साइकिल मार्ग बनाए जा रहे हैं और ये भी फिजिकली जो है ट्रैफिक से सेपरेटेड होते हैं। ये ट्रैफिक लाइट्स इंटीग्रेटेड होती हैं, संकेत सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं। जो यातायात के नियम है वो साइकिलिंग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसी तरह से ये जो नियम है ये डिजाइन किए जाते हैं। फिर दोस्तों हमारी अगली केस स्टडी है लिवरपूल हेल्दी होम्स प्रोग्राम। ये एक प्रमुख इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से निजी किराए के आवास की स्थिति में सुधार करना है। तो जो शहर के वंचित इलाके हैं वहां पे जैसे जो घरों में लोग रहते हैं, खासकर जो किराए के घरों में लोग रहते हैं, तो वहां की जो हाउसिंग कंडीशंस हैं उसका निरीक्षण किया जाता है। वहां पे हर घर को विजिट किया जाता है। तो देखा जाता है कि जो हाउसिंग कंडीशंस हैं उनसे स्वास्थ्य के लिए कोई रिस्क तो नहीं है। जो हेल्थ रिस्क है उसका आंकलन किया जाता है। अब क्या क्या इसमें रिस्क देखे जाते हैं, जैसे कुछ कैटेगरी 1 हैजार्ड्स हैं। कैटेगरी 1 में जो मोस्ट सीवियर रिस्क हैं, जैसे फायर से रिस्क है या एक्सेसिव कोल्ड से रिस्क है, ऐसे रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है। फिर जो सहायता भी प्रदान की जाती है कुछ उपायों के लिए, जैसे ड्राफ्ट प्रूफिंग है, विंडो रिपेयर है, बॉयलर रिप्लेसमेंट है, या फिर कोई सस्ते एनर्जी प्रोवाइडर पे स्विच करना है उन्हें। तो ये जो इनिशिएटिव है इससे क्या है कि घरों में स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो खतरे हैं उसको पहचान करने में और उन खतरों को हटाने में मदद मिलती है। जो इससे क्या हुआ है कि जो पुअर हाउसिंग कंडीशन की वजह से हेल्थ हैजार्ड होते थे उसमें काफी कमी आई है लिवरपूल में। तो ये लिवरपूल का हेल्दी होम्स प्रोग्राम ये भी एक अच्छा उदाहरण है, अच्छी केस स्टडी है। फिर दोस्तों एक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है क्यूरेटिबा ब्राजील में।
तो क्यूरेटिबा ब्राजील अपनी इनोवेटिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और अर्बन प्लानिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ भी क्यूरेटिबा में एक अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड बस नेटवर्क है। रैपिड ट्रांजिट बसेस के लिए समर्पित एक अलग से लेन है। इस प्रणाली ने यातायात की जो भीड़ है और जो प्रदूषण है उसको कम किया है। तो उससे भी हमें बेहतर शहरी स्वास्थ्य परिणाम देखने को मिले हैं इस शहर में। फिर जो कुरेटेबा की बीआरटी डेडिकेटेड बस लेन्स हैं, वो एक इसकी विशेषता है, जो कि जो कन्वेंशनल बसेस हैं उनसे जो ट्रैफिक डिलेज होते हैं उससे निजात मिलती है। फिर जो ये प्रणाली है इसमें एक मार्गों का एक नेटवर्क शामिल है और ये शहर के अधिकांश हिस्से को कवर करता है। तो एक महत्वपूर्ण कवरेज और कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो ये एक जो अलग से जो डेडिकेटेड बस लेन्स हैं क्यूरिटिबा में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये एक अच्छी केस स्टडी है। अब दोस्तों यहाँ चर्चा की जाने वाली आखिरी केस स्टडी है बोगोटा कोलंबिया में कार फ्री डेज, द सिक्लोविया डेज। जो बोगोटा है वहां पे हर रविवार और छुट्टियों पे शहर की सड़कों के एक बड़े हिस्से को कारों के लिए बंद कर दिया जाता है, ताकि जो निवासी हैं वो अपना साइकिल चलाएं, रनिंग करें, स्केटिंग करें, पार्क में खेलने जाएं, एक्सरसाइज क्लासेस में पार्टिसिपेट करें। तो ये कार फ्री डेज हैं। तो इसमें जो पूरी सड़कों को ही कार के लिए बंद कर दिया जाता है छुट्टी वाले दिन, संडेज को। तो इससे फिजिकल एक्टिविटी को एनकरेजमेंट मिलती है, सोशल इंक्लूजन को एनकरेजमेंट मिलती है, कम्युनिटी वेलबींग को एनकरेजमेंट मिलती है। और अभी ये सिर्फ बोगोटा में ही नहीं बल्कि ये प्रथा जो है ये कई शहरों में अपनाई गई है। और तो ये हमारी कुछ केस स्टडीज हैं जो शहरी स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और अलग अलग दृष्टिकोण हैं। तो दोस्तों अगर संक्षेप में कहें तो शहरी वातावरण और जो पब्लिक हेल्थ है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, उसके बीच में काफी कॉम्प्लेक्स संबंध है और शहरों की अनूठी चुनौतियां होती हैं। शहरों को अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए विचारशील समाधान की आवश्यकता है। अब हम कोपेनहेगन का एग्जाम्पल लें या बार्सिलोना की वाइसिंग योजना का एग्जाम्पल लें या लिवरपूल के हेल्दी होम्स प्रोग्राम का एग्जाम्पल है। तो पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स को दूर करने के लिए ये एक अच्छे उदाहरण है कि शहर जो है एक सक्रिय कदम उठा सकते हैं। तो ऐसे सक्रिय कदम जो पॉलिसी और प्लानिंग में जो अगर इंटीग्रेट किए जाते हैं तो शहरों को एक खुशहाली और सस्टेनेबिलिटी के इंजन में बदला जा सकता है। तो इसी निष्कर्ष के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।